एक इमिग्रेंट्स का कंट्री माना जाता है। यहाँ पर नेटिव्स के अलावा कनेडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट करती हैं इमिग्रेशन के लिए। तो इसके चलते बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि कनेडियन गवर्नमेंट रन करती है। उनमें से एक प्रोग्राम है लिव इन केयर गिवर प्रोवाइडर का। तो इसके बारे में और इसके अलावा और जो 2 प्रोग्राम्स चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को रिप्लेस करने के लिए, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे अरविंद पाल सिंह जी से। आपका स्वागत है जी। अरविंद पाल सिंह जी जो हैं वो ICCRC सर्टिफाइड रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं और APS इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की कंपनी चलाते हैं। तो इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ वैलिड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो आज हम इनसे इसी टॉपिक पे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप बताइए कि जैसे कि सुनने में आया था कि जो लिव इन केयर गिवर प्रोवाइडर प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया गया था। राइट। तो उसको उसमें मतलब नई एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं एज ऑफ लास्ट ईयर जी। तो क्यों बंद कर दिया गया था वो? अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें, राइट जी, पहले प्रोग्राम चला था लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम। हाँ जी। तो उसमें बहुत सारे फ्रॉड होने लग पड़े। ठीक है जी। ना फ्रॉड, आई कम टू दैट पॉइंट। जो लिव इन केयर गिवर जो प्रोग्राम था दैट वाज अबाउट के जो भी व्यक्ति आ रहा है यहाँ पर कनाडा में, हाँ जी, वो उस घर में रहकर उस एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे, राइट। उनके घर में ही रहेंगे। करेक्ट, लिव इन, राइट जी। दूसरा शब्द आ जाता है इन होम। हाँ जी, हाँ जी। मतलब चाहे वो अपने घर में सर्विस प्रोवाइड करें या उनके घर जाके करें, लेकिन वहां रहने की जरूरत नहीं है। तो उनके घर में जो एम्प्लॉयर है उसके घर में रहने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, राइट। सो ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस आया था कि जो पहले लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम है उसे रिप्लेस कर दिया गया होम चाइल्ड केयर वाला और होम सपोर्ट वर्कर वाला। जी, राइट। जी। और दोनों का पर्पस क्या है? जो पहला वाला है होम केयर वाला, जी, चाइल्ड केयर वाला, बेसिकली जो बच्चे हैं 13 साल से नीचे, हाँ जी, उनके लिए वो प्रोग्राम है, राइट। Right. उनकी केयर के लिए। जी। जो दूसरा है होम सपोर्ट वर्कर, दैट इज मोर फॉर द एल्डरली पीपल जिनको मेडिकल नीड्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो क्वाइट पॉसिबली जैसे कोई किसी को एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजर्ड है जी, या कोई मेडिकल नीड्स है, किसी भी तरह की वो हेल्प चाहिए, राइट। जी, जी। वो सब चीजें दूसरी उस चीज में आ जाती हैं। जी, आई थिंक जो सोच इसके पीछे वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एल्डरली हैं या हम लोग हैं, हम अपने कल्चर के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो बजाय इनको कि यहाँ से कोई किसी को एम्प्लॉय किया जाए, अगर हम अपने देश से किसी को ला सकते हैं तो वी बिकम मोर कंफर्टेबल विद देम। एंड तो स्पेशली जब हम बीमारी की हालत में हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में है जैसे या बच्चों की टेक केयर करने के लिए, हाँ जी। हम कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर का इंसान हो। बिल्कुल ठीक, सेम लैंग्वेज बोलते हो, राइट। जी, एटलीस्ट को अभी मैंने एक फेसबुक ग्रुप में भी किसी की पोस्ट पढ़ी थी, जी, राइट। वो कह रहे हैं कि हाँ भी मेरे मदर इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जी, तो कोई अपनी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, राइट। जी, जी, तो क्योंकि एल्डरली लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए या कैसे है, जी, या इवन छोटे बच्चे भी जो हैं, राइट। जी। तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और Right. इस प्रोग्राम का पर्पस ही यही है कि लोग यहाँ पर टेम्परेरी वर्क पर आए, वर्क परमिट पर। हाँ जी। उसके बाद उनका गोल जो है दैट इज फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। हाँ। आई थिंक जैसे आपने बताया, मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी सिक थे। शी हाँ। वाज उनकी किडनीज वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो शी वाज होम बाउंड। ठीक। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों काम करते थे। हाँ जी। तो वी कुड हैव यूज्ड दिस प्रोग्राम टू गेट सम हेल्प फ्रॉम बिल्कुल, होम, बिल्कुल, राइट। yeah. जी, और सबसे अच्छी बात है कि कोई जरूरी नहीं कि किसी अनजान किसी व्यक्ति को ही आपने लेके आना है। जी, चाहे आपके फैमिली मेंबर हों, कोई रिलेटिव्स हों, जी, या जिसके ऊपर आपको भरोसा है, वो जी। लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। जी। तो थोड़ा सा और बताइए मुझे कि कैसे लोग इसका जो प्रोग्राम का क्राइटेरिया क्या है? हाँ जी, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आगे की एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट, राइट। हाँ जी, जो जिसने इन लोगों को बुलाना है, जी, उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि दे हैव टू ऑफर द जॉब, राइट, राइट। और मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वेज है, जी, उससे ज़्यादा उनको देकर जी। और एटलीस्ट 30 आवर्स उनको कमिटमेंट करनी है कि 30 आवर्स पर वीक ये काम करेंगे। तो मिनिमम पेमेंट पर 30 आवर्स मिनिमम से थोड़ी सी ज़्यादा। मिनिमम से थोड़ी सी ज़्यादा और मिनिमम 30 आवर्स की एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल ठीक, होनी 30 घंटे एक हफ्ते की होनी चाहिए जी, एम्प्लॉयबिलिटी। जी, और द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज कि दिस इज ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड,
नॉट एम्प्लॉयर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना, ये काफी फर्क इसमें आ जाता है। हाँ जी हाँ जी उसमें इसका मतलब ये है कि चाहे मान लीजिए आपने अपने मदर इन लॉ के लिए बुलाया उनको, राइट, जी लेकिन उसके बाद जो जिसको बुलाया है वो जो एम्प्लॉय है, राइट उन्होंने सोचा यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क फॉर समवन एल्स, जी तो वो अपना एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं, right? कई लेकिन बार- ऑक्यूपेशन वही रखना पड़ेगा। जी कई बार ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर समटाइम्स दे मेक मोर प्रोमिसेस नहीं मीट होते हैं तो आके इंसान थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। हाँ जी, तो अगर वो दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है तो Yeah. इट गिव्स यू द ऑप्शन टू गो एंड वर्क विद समबडी एल्स, Actually- मगर एक्चुअल वो जो काम वही करेंगे। काम वही करेंगे, सेम होम केयर चाइल्ड केयर का है या होम सपोर्ट वर्कर का है, जी। राइट। तो जो आपने एक पॉइंट अभी टच किया कि एम्प्लॉयर चेंज कर दिया, राइट, हाँ जी बेसिकली वही एक रीजन था जिसकी वजह से लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम जो था वो अब्यूज होने लग पड़ा था, हाँ जी हाँ जी राइट। तो काफी उसमें फ्रॉड आने शुरू हो गए। राइट फ्रॉड भी कैसे, जो फेक कंसल्टेंट है उन्होंने क्या किया, दोनों पार्टी से, जी। एम्प्लॉयर से भी मनी लेनी शुरू कर दी हाँ जी। और एम्प्लॉय से भी लेनी शुरू कर दी, जी, right? जी। लाखों में। Okay. मान लीजिए अगर $50,000 का जो है डील किया इन्होंने, जी। सो वो सारे फेक स्कैमस्टर जो हैं उन्होंने बहुत ऐसे चक्कर चलाए थे। जी और आपको हैरानी होगी, मैं अभी आने के पहले एक फैक्ट पढ़ रहा था, सिर्फ चंडीगढ़ से सैकड़ों एप्लीकेशन आती हैं रोज Wow. इस प्रोग्राम के लिए। जी उसमें 80% रिफ्यूजल रेट है, 80% रिफ्यूजल रेट। और सिर्फ जालंधर में 200 नैनी स्कूल है। 200 नैनी स्कूल हाँ जी, है। है ना, ये वो लोग जा रहे हैं जिनको मतलब घर में चाहे वो कब भी नहीं उठाएंगे और यहाँ पर आके बोलेंगे कि हम नैनी का काम करेंगे। Wow. सो यू कैन इमेजिन जी। कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सिक्योरिटी साइड या इमिग्रेशन वाले, हाँ जी। उनको भी मालूम है कि कौन से बंदे काम करने वाले कैसे हैं, हाँ। तो उनका रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। वाओ। तो इसके प्रोसेस के बारे में बताइए कि कैसे हु कैन अप्लाई फॉर समथिंग लाइक दिस, किसका क्या क्राइटेरिया है? ठीक, जी। सो अगर जो कैंडिडेट हैं, राइट, जो वहाँ पर हैं, इसके एक्चुअली 3-4 ढंग हैं। लेट मी ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स। या अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इन रोल में है, हाँ जी। चाइल्ड केयर गिवर में या सपोर्ट वर्कर में, एल्डरली सपोर्ट वर्कर में, हाँ जी। चाहे कनाडा में है और उनको 24 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है, जी वो इस प्रोग्राम के तहत पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। Right. जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं जो ऑलरेडी फ्रॉम विद इन कनाडा जो विद इन apply करना है। कनाडा, हाँ जी दूसरी सिचुएशन आ गई जिनके पास अभी उतना 24 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है। जब उनका 24 महीने का हो गया, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम। जी सो लोग जो कनाडा में बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये उतना ही वैलिड है जितना आउट ऑफ कनाडा के लिए। तो जो लोग पहले कनाडा में आए हैं वो किस बेसिस पे आए हुए होंगे? अगर तो वो उन्होंने- दूसरे कंट्री से आए हैं हाँ जी, तो वो किसे आए हुए हैं? मतलब इसी प्रोग्राम के तहत। हाँ, नहीं? मतलब कैसे आप कह रहे हैं ना कि विद इन कनाडा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले वो कनाडा में पहुंचे कैसे? राइट, जब किसी दूसरे वर्क परमिट में आ गए, अच्छा अच्छा राइट, किसी भी वर्क परमिट में आ गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये वाला काम करना शुरू कर दिया। मान लीजिए किसी चाइल्ड केयर डे केयर में करना शुरू कर दिया, जी या किसी एल्डरली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सो वो ऑलरेडी इस कैटेगरी में एलिजिबल हो गए। ठीक है जी जो दूसरी सिचुएशन आती है कि जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉय है, जी दैट पर्सन इज आउट ऑफ कनाडा, किसी और किसी कंट्री और से कंट्री में बैठा हुआ अप्लाई है, कर रहे हैं। yeah. हाँ जी तो उनको यहाँ पर आना है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस है, जी दोनों कैटेगरीज में वो पॉसिबल है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो सो फिर- इसमें क्या है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो पॉइंट्स को इंक्रीज कर देगा, बस ये फायदा हो गया उसका। राइट तो लेकिन किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती हाँ है? हाँ, जैसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है कि सेकेंडरी स्कूल की कंप्लीशन चाहिए, ओके है ना, ग्रेड ग्रेड 12 वहाँ से आउट ऑफ कनाडा, या मैं बोलूँगा जो भी पढ़ाई की है वो कनाडा के ग्रेड 12 के इक्विवेलेंट हो, हाँ पुट जी इट दैट वे, है ना। ठीक है और दूसरी चीज आ गई कि अगर उनके पास जैसे जो केयर गिवर का कोई सर्टिफिकेट है, जी राइट, जो कम से कम 6 महीने साल का होना चाहिए, राइट वहां से, और लेकिन ऐसे बोगस इंस्टीट्यूट से नहीं, जैसे मैंने आपको हाँ, बोला कि 200 दूसरा स्कूल institute। जलंधर में ही बैठे हुए हैं, हाँ right? जी हाँ जी और किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन Correct, से हाँ। आपका सर्टिफिकेशन होना सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी। फर्स्ट एड का हो जाए और भी अच्छी बात है, जी। सीपीआर का हो जाए और भी अच्छी बात है। जी। अगर कोई मेंटली चैलेंज है उनके लिए हो, राइट, कोई डिसेबल्ड के लिए है वो हो, सो ये सब चीजें उनमें सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए अच्छी बात है, स्कोर बढ़ाएंगे। तो एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं आप, हाँ जी। तो वो जो कोर्स होता है जनरली कितने देर का होता है? कम से कम 6 महीने का चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट जो है। तो मिनिमम 6 महीने का कोर्स
हाँ। और साथ में उसके और अगर कोर्सेज हो जाते हैं जैसे CPR का हो फर्स्ट एड गया, का हो गया, फर्स्ट एड का हाँ हो जी। गया, ये चीजें जब हम ऐड करते चले जाते हैं तो पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कैंडिडेट आया है, राइट, उसके पास एक के पास ब्लैंक एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 साल का है, हाँ किसी जी। के पास 5 साल का जी। है ना, एंड पे रेट उनका सभी का सेम है, Right. ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट समवन विद More हायर and more एक्सपीरियंस, experience, मोर हाँ, एक्सपीरियंस, जी। सो वही चीज। तो अगर सपोज ये कहता हो कोई कि मतलब जैसे कोई इंडिया से सपोज किसी ने अप्लाई हाँ जी। करना है ना, उनके पास BA की पढ़ाई है फॉर हाँ, एग्जांपल, ठीक। वो पहले टीचर थे फॉर एग्जांपल, ठीक। हाँ जी, और टीचर से अब वो इस इस प्रोग्राम के थ्रू होम सपोर्ट वर्कर या फिर होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर हाँ के जी। थ्रू आना चाहते हाँ हैं, जी। तो उनके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वो 6 महीने का पहले तो वो कोर्स कर लें जो केयर correct, गिवर का है, yeah. ठीक है। हालांकि उन्होंने B.Ed की है, BA किया हुआ वो है, सब फिर कुछ भी- किया है, फिर लेकिन भी ये जो एक- एक्सपीरियंस है वो इस तरफ का नहीं है। हाँ जी। BA B.Ed इज मोर फॉर द टीचिंग साइड। हाँ जी, हाँ इनमें जी, हमें चाहिए चाइल्ड केयर को सपोर्ट करने का Right. और एल्डरली सपोर्ट करने का। राइट। तो वो 6 महीने का कोर्स कर लें और साथ में मतलब CPR या फर्स्ट एड का कोर्स कर जी, लें, हाँ जी। तो दैट विल कीप ऑन एडिंग टू देयर पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। हाँ। और साथ में फिर कोई लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल है। हाँ अगर जी। कोई यहाँ पे आते हैं, उनको इफ दे कैन नॉट कम्युनिकेट तो विद मुश्किल अ है। पर्सन हियर या कोई दूसरी एजेंसी के साथ, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो जिसे हम बोलते हैं CLB, जो कैनेडियन लैंग्वेज का बेंचमार्क है, हाँ जी, हाँ जी। उसका लेवल 5 चाहिए इसमें मिनिमम। तो लेवल 5 चाहिए। Level तो 5। वैसे बातचीत की जाती है कि जनरली पीपल आर आस्किंग फॉर लेवल 7 एंड स्टफ लाइक वो चीज अलग है, वो वो IELTS जैसे जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर हैं, हाँ जी, हाँ उसमें जी, वो रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। Right? लेकिन इसमें CLB 5 वुड बी CLB 5, या CLB 5 का मतलब है, अगर हम जैसे मोस्टली लोग IELTS का एग्जाम देते हैं, राइट, हाँ जी, रीडिंग में 4 बैंड होना चाहिए, जी। लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग में 5 बैंड होना चाहिए, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग 5 और रीडिंग में 4। हाँ तो जी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये वाली रिक्वायरमेंट वो नहीं क्लियर करते, देन दे आर नॉट एलिजिबल। तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ। ठीक है जी। और फिर इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाए? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, हमेशा मैं यही एनकरेज करता हूँ, जी। सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ी है, जी। राइट। गवर्नमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट है, जी। उन्होंने सारा प्रोसेस, चेकलिस्ट, सारा कुछ उन्होंने ऑनलाइन डाला हुआ है। राइट। वहाँ पर जाके जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो जाके स्टडी करें, उनमें वहाँ पे अप्लाई करें। जी। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो जो मेरे जैसे लोग जो हैं RCIC जो सर्टिफाइड है ICCRC के, जी। तो वी कैन हेल्प यू। और उसमें चाहे रिव्यू करना है डॉक्यूमेंट या पूरी प्रिपरेशन करनी है, तो हमें क्या चाहिए उनसे इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो एलिजिबल है कि नहीं, एम्प्लॉयर एलिजिबल है कि नहीं। राइट, हाँ जी। कि उसकी कोई जेन्युइन नीड है या Right. ऐसे ही उसने स्कैम करने के लिए बुला रहे हैं, राइट। राइट। सो वो वाली जो इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है। राइट। दूसरा पॉइंट आ गया एम्प्लॉय वाला। जी। उनकी जो है सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन चाहिए, जी। राइट। जो अलग अलग जो सर्टिफिकेट की बात की है वो होनी चाहिए, जी। लैंग्वेज का होना चाहिए। सो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं वो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो बेसिकली 2 पहलू हैं इसके। हाँ जी। आपके पास एक एम्प्लॉयर हो जो कि एक एलिजिबल एम्प्लॉयर हो, Correct. जिसकी जो आपको जॉब की लेटर दे या जो आपको इनवाइट करे, और दूसरा है एम्प्लॉई दोनों के उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या लैंग्वेज हाँ जी। कैपेबिलिटी है। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो दिस इज अ ग्रेट प्रोग्राम टू ग्रेट कम प्रोग्राम। एंड द बेस्ट पार्ट इज कुछ इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉयर की, अगर वो एलिजिबल हो जाती हैं तो इवन LMIA की भी जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, वो सो क्या पर्सन है? कैन विदाउट कम विदाउट LMIA। हाँ जी। क्योंकि देखिए जो वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है उसमें क्या देखना है गवर्नमेंट को, कि जी। जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को वेजेस दे सकता है, ओके। हाँ जी। Right? हाँ जी। अगर किसी की इनकम जो है वो 25,000 है यहाँ एम्प्लॉयर की, हाँ, तो वो किसी और को वो कैसे? प्रॉमिस थोड़ा कर लेगा कि हाँ मैं 25,000 दूसरी पार्टी को दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। सो पहला क्राइटेरिया तो इनकम का आ जाता है। जी। दूसरा आ जाता है कि उसकी जेन्युइन नीड है, हाँ जी। राइट। या सो वो जो चीजें हैं वो क्राइटेरिया आ जाते हैं। अगर वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हैं, जी। इनकम की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो LMIA वाला पॉइंट भी एलिमिनेट हो सकता है। जी। और जिन्हें लोग चाहिए वो फिर टेम्पररी फॉरेन वर्कर के अकॉर्डिंग आते हैं यहाँ पर। तो इसके अगला जो लॉजिकल पॉइंट बनता है हाँ वो जी। ये है कि मैं कैसे, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं कैसे
पक्का करूं कि मेरी जो ग्रेड 12 के हिसाब से एजुकेशन बनती है कि नहीं बनती है। बिल्कुल। हाँ सो जी। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है ये क्या करते हैं, इन्होंने कुछ एजेंसीज रखी हुई हैं, जी जैसे लोग ज्यादातर जाते हैं WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में, जी। लेकिन वो अकेले इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके अलावा 4-5 और भी हैं ओके। जो एक्रेडिटेड हैं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। राइट वो वो उस कैंडिडेट की एजुकेशन को असेस करते हैं। राइट। तो वो अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी डिग्रीज उनको Correct. सबमिट करेंगे। सारा कुछ यार, फीस तो- होगी उनकी, Right. सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, या सारा कुछ, Right. उसके बेस पे वो असेस करके एक राइटिंग में लिख के देंगे कि दिस एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू कैनेडियन दिस एजुकेशन। राइट। तो इधर जो एम्प्लॉयर की तरफ अगर हम चलते हैं हाँ जी। तो मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए, हाउस होल्ड इनकम, टू सपोर्ट फॉर समथिंग लाइक दिस? देखो, ऐसे तो इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं रखी हुई, जी लेकिन जो मुझे पता इंक्वायरी करने में पता चलने में आया है, जी। वो बोलते हैं कि $150,000 एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए। तो किसी की मिनिमम 150,000 एनुअल फैमिली इनकम है, और कई बार ऐसा नहीं होता कि डिपेंडेंट ज्यादा हो आपके पास। करेक्ट। सो वो तो- दूसरा पॉइंट है। हाँ right? जी। तो उसमें क्या करते हैं, एक चीज है यहाँ पर इसमें टर्मिनोलॉजी में उसे लिको बोलते हैं, हाँ जी लो इनकम कट ऑफ। जी। लिको जो अमाउंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी डिपेंडेंट्स और व्हाट्स अ फैमिलीज यूनिट साइज। जी जी एग्जैक्टली। अगर एक ही है उसका जो लिको अमाउंट है वो कम होगा, राइट। अगर पहली फैमिली में 5 लोग हैं तो उनका ज्यादा होगा। जी जी जी। सो पहले तो वो लिको अमाउंट देखेंगे, राइट ऑन टॉप ऑफ दैट जितना एम्प्लॉय को पे करना है। राइट। तो फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 तो फैमिली मेंबर्स, हाँ, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, और एक मदर है फॉर एग्जांपल, हाँ। जो हु नीड्स हेल्प। ठीक। तो उनकी फैमिली इनकम कितनी चाहिए होगी फिर? अगर जैसे 6 लोग मानते हैं, राइट, 5 लोग हो गए। 5 लोग हो गए मेरे ख्याल से, अगर मुझे एग्जैक्टली नंबर तो ख्याल में नहीं है इस समय, लेकिन वो लिको टेबल ऑनलाइन पड़े हैं। हाँ। मेरा एस्टिमेट है कि शायद वो 70,000 के आसपास होना चाहिए नंबर, मिनिमम 70,000 उनकी फैमिली फैमिली इनकम हो, देन दे विल बी एबल टू पे दिस पर्सन इनफ। नो नो नो, हाँ। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एम्प्लॉय को पेमेंट करना है वो भी उसमें ऐड करना वो पड़ेगा। ऐड करना होगा। Right. यानी तो 75,000 आपकी इनकम हो, मान अगर वो नंबर मानते हैं, हाँ, right? अगर चले, और फिर उसके बाद में 25,000 अगर आपने उनको पे करना है, Correct, correct. तो आपके पास 100,000 दिखाने के लिए होने चाहिए, मतलब। वो प्रूफ नहीं पूछते, लेकिन अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारा केस सॉलिड हो जाता है। अच्छा। है ना, इनकम का जो पॉइंट है उसमें ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम पहले ही बोलते हैं कि हमें जेन्युइन नीड है, और Right. ये जो आदमी है, जो भी फैमिली है, ये जो पर्सन जिसको हम हायर कर रहे हैं, ये जी। क्वालिफाइड हैं, जी। एंड वी आर एबल टू इनवाइट दैट पर्सन, पे आल्सो, राइट राइट। वो सारे क्राइटेरिया देखने के बाद वो सिलेक्ट डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट जी। कि ये एलिजिबल है कि नहीं। इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है, कितनी फीस इन्वॉल्व है? ओके, सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी इंटेंशन ही PR है, जी। राइट, परमानेंट रेजिडेंस है। जी तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ लोग क्या करते हैं, वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी डाल दी और जी। PR की भी एप्लीकेशन डाल दी, तो आप दोनों इकट्ठे डाल सकते दोनों हैं? इकट्ठे डाल सकते हैं, जी राइट। जी। PR प्रोसेस नहीं होगा, हाँ जी। जब वो लोग आएंगे यहाँ पर वो वर्क परमिट पे ही आएंगे, ओके। लेकिन उसके बाद 24 महीने का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो जो फीस का पॉइंट है, अगर ये सारी चीजें कंबाइन करते हैं तो उसे $1,095 एक व्यक्ति का खर्चा है इस चीज के लिए। हाँ जी, उसके लिए परमानेंट रेजिडेंस PR की जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस जिसको बोलते हैं, जी पहले उसे ROLF बोलते थे, लैंडिंग फीस बोलते थे, जी 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 अभी उसका नाम चेंज किया इन्होंने। जी। फिर दूसरा आ गया प्रोसेसिंग फी आ गई, हाँ जी। फिर बायोमेट्रिक्स की आ गई, राइट। राइट। सो $85 उसमें फीस जो है एक व्यक्ति की है। हाँ जी। फैमिली की जो है 2+ दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक लेस देन 200 समवेयर। ओ अच्छा, तो यानी जो इंसान आ रहा हाँ है जी। हेल्प करने के लिए, वो अपनी फैमिली साथ में ला सकता हाँ है? हाँ हाँ, वही तो इसका पॉइंट है जी जी। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लीजिए आपने किसी लेडी को वहाँ बुलाना है, वहाँ से हाँ। बुलाना है, हाँ वो जो लेडी है एज ए केयर गिवर तो यहाँ आ गए, राइट। उनके जो स्पाउस हैं दैट पर्सन कैन कम ऑन द ओपन वर्क परमिट। अच्छा, वो ओपन वर्क परमिट पे आ सकते हैं? अच्छा। उनके जो बच्चे हैं वो स्टडी परमिट पे आएंगे, तो पूरी फैमिली ही आएगी साथ में। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब बेसिकली अगर एक
आपके पास प्रॉपर क्वालिफाइड एम्प्लॉयर है हाँ जी। और आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है टू कम अंडर दिस प्रोग्राम, करेक्ट। तो आपकी पूरी फैमिली आ सकती है। हाँ, सो फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, जी जी, हस्बैंड वाइफ उसमें पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर इंक्लूड नहीं होते हैं जी। तो हर एक इंसान की पर हेड जो फीस जो है वो बढ़ जाती है बस। हाँ जी, जैसे हाँ 1095 पर हेड का आ गया, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों की जो है जो स्टडी परमिट है वो अलग से काफी कम होती है, मेरे ख्याल $150 उसकी है, जी जी, है ना, 155 या कुछ ऐसे, वो काफी कम अमाउंट होते हैं। राइट। लेकिन वो सारी फीस जो है, अच्छा नॉट टू फॉरगेट जो मैंने पहले खर्चे बोले हैं कि जैसे असेसमेंट करनी है एजुकेशन की, हाँ जी, हाँ जी, राइट? वो जो असेसमेंट उसकी अलग से फीस होगी, राइट। कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने हैं उसकी अलग से फीस रहेगी उसकी, राइट राइट, या कोई नैनी का जो सर्टिफिकेट करना है उसकी अलग से फीस रहेगी, राइट। सो ये जो फीस मैंने बोली है उसको एक्सक्लूड करके बताई थी। हाँ जी, जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को गवर्नमेंट को जो चाहिए। तो बेसिकली आप एक कोर्स कीजिए, कोर्स के बाद अपने जो क्रेडेंशियल्स को क्रेडिट कराइए, कोर्स की फी हो गई, क्रेडेंशियल्स क्रेडिट करवाने की फीस हो गई, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा उसकी फी हो गई, लैंग्वेज का भी, लैंग्वेज का एग्जाम देंगे उसकी फी है, और उसके बाद में फिर आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो 500 के आसपास कह रहे हैं, राइट? एंड देन बायोमेट्रिक्स की फी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब जब कर लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवरी फैमिली मेंबर, है ना, जो बायोमेट्रिक और पासपोर्ट हाँ जी, हाँ जी, वो तो ऑब्वियस है अपनी हर एक फैमिली। लेकिन आईएलटीएस सिर्फ प्राइमरी एप्लीकेंट को देना पड़ेगा, आईएलटीएस सिर्फ जिसने आना है यहाँ तो इवन जो स्पाउस आ रहे हैं ओपन वो चाहे वर्क कुछ भी है, परमिट, कुछ ना भी हो तभी चलेगा, उनको भी आईएलटीएस देने की जरूरत नहीं है। नो, ओनली फॉर द प्राइमरी पर्सन। तो प्राइमरी पर्सन का खर्चा अलग करके थोड़ा सा और आप खर्च करके अपनी पूरी फैमिली को ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। स्पाउस मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, वो अपना कुछ और काम कर सकते हैं किसी भी, क्योंकि उनका ओपन वर्क परमिट है, किसी भी लाइन में जाएं, राइट, किसी भी लाइन में जा सकते हैं। तो ये मतलब इसके अलावा सिर्फ वो जो अगर आपको कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो कंसल्टेंट की हायरिंग जो फीस है वो अलग से रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। सो अगर वो किसी एजेंट को हायर करते हैं, उनकी अपनी प्रोफेशनल फीस रहेगी, और दे शुड बी अवेयर ऑफ के किसी स्कैमस्टर के पास ना जाएं। मेरी तो हमेशा हर वीडियो में यही चेतावनी रहती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल हर तरह के लोग हैं जी, एवरीबडी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, कई बार गलत एडवांटेज लेते हैं। तो हमेशा व्यूअर्स को कोशिश करनी चाहिए कि एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट के पास जाएं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बारे में और जानकारी के लिए अरविंद जी अवेलेबल हैं, यू कैन रीच आउट टू हिम डायरेक्टली। अरविंद जी, आपका फोन नंबर क्या है? 204 जी 805 5565। तो अरविंद जी का ये फ़ोन नंबर है और ही रन्स APS इमिग्रेशन सर्विसेज। बहुत ही सक्सेसफुल एजेंट हैं और आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। इनकी बातों से तो आपको पता लग ही गया होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिडेटेड है, अच्छी है, और इसमें कोई चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स। तो व्यूअर्स, मैं सोचती हूँ आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इन सब बातचीत से, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप में से किसी ना किसी की इस सब बातचीत से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगी। तो अगले प्रोग्राम में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए व्यूअर्स, आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं सोनिया शर्मा आप सबको आज के लिए अलविदा कहती हूँ। थैंक यू। नमस्ते जी, थैंक यू।